वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 4 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का चलो पहला सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल में हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें जितने भी इसके सवाल है इससे रिलेटेड उनके हमें आंसर करने हैं। तो लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहला है अपने पास यहाँ पर जो पैसेज है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं और इसका जो अर्थ है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बोला है हमें क्वेश्चन के अंदर, पंडित रविशंकर द ब्रिलियंट सितारिस्ट, यानी यहाँ पर बात हो रही कि जो रविशंकर है वो क्या थे, एक बहुत ही शानदार क्या थे, सितार वादक थे। हैज डन ए सिंगल सर्विस टू द कंट्री बाय कैरिंग द बैनर ऑफ इंडियन म्यूजिक अक्रॉस द वर्ल्ड, जिन्होंने क्या किया था, भारतीय संगीत के झंडे को दुनिया में फैलाकर देश के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा की थी। He has done more than any other musician to arouse the interest of the Western in Indian music, thus earning himself the title India's musical ambassador। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी देशों की रुचि जगाने के लिए किसी भी अन्य संगीतकार से अधिक काम किया। इस प्रकार उन्होंने खुद को भारत के संगीत राजदूत की क्या दी थी, उपाधि दी थी। लिखा हुआ इंडियाज म्यूजिकल एम्बेसडर। ठीक है, अगला है बोर्न इन वाराणसी इन 1920, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के अंदर 1920 में हुआ था। रविशंकर बेगिन एज ए बैलेट डांसर विथ हिज एल्डर ब्रदर उदय शंकर ट्रॉप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पंडित रविशंकर है एक शानदार, जो जिनका जन्म कब हुआ था, 1920 में वाराणसी में हुआ था। जन्मे शंकर ने अपने बड़े भाई, जिनका नाम क्या था यहाँ पर, उदय शंकर, क्या नाम था यहाँ पर, उदय शंकर की मंडली के साथ बेले डांसर के रूप में शुरुआत की थी, यानी सबसे पहले इन्होंने डांस का काम किया था। बट ही लेफ्ट द ट्रॉप टू लर्न द सितार अंडर उस्ताद अलाउद्दीन खान ऑफ मेहार, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन उन्होंने मंडली छोड़ दी और मेहर के उस्ताद, क्या नाम था उनका, अलाउद्दीन खान से सितार सीखना शुरू कर दिया। ही अंडरवेंट रिगोरस ट्रेनिंग प्रैक्टिसिंग फॉर नियरली 18 आवर्स ए डे टू गेन कमांड ओवर द इंस्ट्रूमेंट, यानी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वाद्य यंत्र पर महारत हासिल करने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने घंटे करते थे वो, 18 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। चलो एक एक करके जितने भी इसके सवाल हैं उन सभी का हम आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें पूछा गया है Whom is this passage about, यानी ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है, ये गद्यांश किसके बारे में है, तो ये हमें पता है अबाउट पंडित रविशंकर, यानी रविशंकर के बारे में है। वेयर वॉज ही बोर्न, यानी जो पंडित रविशंकर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो किसके अंदर हुआ था, वाराणसी के अंदर हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल डिड ही अर्न, यानी उन्होंने कौन सा जो टाइटल है यानी उपाधि है वो अर्जित की थी, तो उन्होंने इंडियाज म्यूजिकल एम्बेसडर की उपाधि अर्जित की थी। तीसरा है पंडित रविशंकर लर्नड द सितार फ्रॉम, यानी उन्होंने जो सितार थी वो किन से सीखी थी, तो उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से सीखी थी। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इंडिकेशन, यानी हमें बताना है कि इंडिकेशन है इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका जो सिमिलर वर्ड है वो हमें बताना है, यानी इसके समान कौन सा वर्ड का प्रयोग किया गया है। इंडिकेशन यानी क्या होता है, संकेत, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिग्नल। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग डल, यानी जो हमारा लास्ट का सवाल था उसके अंदर हमें पूछा गया है कि जो डल है इसका अर्थ क्या होता है, तो हमें इसका अपोजिट बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रिलियंट। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ब्रिलियंट हो जाएगा। चलो अब इसका जो दूसरा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे के जितने भी सवाल हैं उनके आंसर करने हैं। तो देखो सबसे पहले हमें बोला गया है इसके अंदर, फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, यानी यहाँ पर बोला जाता है कि शुरुआत से ही बच्चों को माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला है कि मार्गदर्शन और देखभाल के नियंत्रण में और बिना किसी दबाव के अपने स्वाभाविक और खुशहाल तरीके से विकसित होने देना चाहिए। A change of some conventional parental
एटीट्यूड मे हेल्प टू प्रिवेंट मेनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, यानी माता पिता के कुछ पारंपरिक रवैयों में बदलाव से नशीली दवाओं पर निर्भरता और अन्य किशोर समस्याओं के कई मामलों को रोकने में मदद मिलती है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, यानी यहाँ पर बोला है कि हमें विश्व पर्यावरण के प्रति अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। फिर बोला रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट लिव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि याद रखिए कि इस दुनिया में रहने की जगह सीमित है और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी जगह छोड़नी चाहिए कि वो क्या रह सके, खुशी से रह सके। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली 1 and 2 चिल्ड्रन पर कपल, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें परिवार नियोजन का अभ्यास करना चाहिए और प्रति दंपति केवल या 1 या 2 बच्चे ही हमें क्या करने चाहिए, पैदा करने चाहिए, जिससे क्या होगी, जन्म दर को सीमित रखना चाहिए। फिर बोला है between each birth there should be a gap of 3 or 4 years to so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care, यानी प्रत्येक जन्म के बीच 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा पर्याप्त माता पिता से प्यार और देखभाल से वंचित ना रहे। अगला है फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर एज इट हेल्प्स टू कीप वीमेन हेल्थी एनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। ए हैप्पी हेल्थी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, यानी क्योंकि ये महिलाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है ताकि वे एक खुशहाल घरेलू माहौल में योगदान दे सके। एक खुशहाल स्वस्थ माँ पूरे परिवार को कल्याण की क्या होती है, कुंजी होती है। द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में दिमाग सबसे महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्थी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स properly and to develop ways to deal with the day to stress, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वस्थ विकसित करने के लिए सही तरीके से आराम करना और दिन प्रतिदिन के तनाव से निपटने के तरीके विकसित करना महत्वपूर्ण है। अगला है मेनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थ्रोट टू द रिलेटेड टू स्ट्रेस, सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू यू में अवॉइड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी उच्च रक्तचाप और कुछ हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कई बीमारियों को तनाव से संबंधित माना जाता है। इसलिए विश्राम तकनीकी का उपयोग करके आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। अगला देखते हैं हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में अकर, यानी हालांकि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तब भी बीमारियां हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर एन एवरेज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को औसतन साल में 2 बार बीमार या घायल होना जोखिम होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, किसी भी बीमारी या चोट से बिना घबराए यथार्थवादी और बुद्धिमान से निपटना चाहिए। चलो अब हम इसके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है What should we also understand, यानी हमें और क्या समझना चाहिए। चलो इसके जो भी आंसर है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। पहले का आंसर है वी शुड अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, यानी हमें पर्यावरण के प्रति अपनी अभिभावकीय जिम्मेदारियां हैं उनको समझना चाहिए। हु इज द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी क्या है, तो यहाँ पर है ए हैप्पी हेल्थी मदर इज की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, यानी जो माँ है वो क्या है, इसकी कुंजी है। अगला बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ,
हेल्थ, यानी जो हमारा मस्तिष्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थी रहने के लिए। हाउ शुड वी अलाउ टू चिल्ड्रन टू डेवलप, यानी हमें बच्चों को कैसे विकसित होने देना चाहिए, तो वी शुड अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, यानी हमें बच्चों को माता पिता का प्यार, मार्गदर्शन और देखभाल के तहत और बिना किसी अधिक दबाव के अपने स्वाभाविक और सुखद तरीके से विकसित होने देना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन हेल्प टू प्रिवेंट अडोलसेंट प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि किशोर अवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए हमें क्या मदद करनी चाहिए, तो ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंट एटीट्यूड्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि माता पिता के कुछ पारंपरिक दृष्टिकोणों में बदलाव से ही हम किशोरी की जो समस्या है उनको हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी डेवलप ए हेल्थी माइंड, यानी हम बच्चों के अंदर जो हेल्थी माइंड है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी हम स्वस्थ मन कैसे विकसित कर सकते हैं, तो इसका आंसर है वी कैन डेवलप ए हेल्थी माइंड बाय लर्निंग टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड डेवलपिंग वे टू डील विथ डे टू डे स्ट्रेस, यानी हमें एक तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और हम जो भी चीज़ें हैं हेल्थी है उनको सीखना चाहिए और प्रयोग में लेना चाहिए। अगला है हाउ शुड बी, चलो ये तो हो गया अपना। सेवंथ है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर बोला है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो परंपरागत, यानी जो परंपरा से चलाया आया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा कि पारंपरिक का हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेंशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्वेंशनल, ठीक है। दूसरा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें अपोजिट वर्ड पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि एंडिंग है, एंडिंग का हमें क्या बताना है, इसका अपोजिट वर्ड, यानी हमें इसका विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो पैसेज के अंदर किसका प्रयोग किया गया है, बिगिनिंग, यानी शुरुआत। क्या आएगा इसका आंसर, शुरुआत। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, यू आर विशाखा लिविंग इन भरतपुर, यानी आप विशाखा हो, भरतपुर में रहती हो। यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट हेल्ड इन योर स्कूल रिसेंटली, यानी आपके स्कूल के अंदर जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी वाद विवाद की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर आपने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट इट, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपको अपनी माँ को एक लेटर लिखना है और निम्न जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द डिबेट हेल्ड, यानी ये जो कंपटीशन हुआ था ये कब और कहाँ हुआ था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कितने बच्चों ने भाग लिया था, टॉपिक ऑफ द डिबेट, यानी डिबेट का जो बातचीत का जो टॉपिक था वो क्या था, प्राइज रिसीव्ड बाय यू, यानी आपको कितना प्राइज मिला और क्या प्राइज मिला था। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 राजा सूरजा मल हॉस्टल भरतपुर पब्लिक स्कूल भरतपुर, फिर डियर मम्मी आ जाएगा, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन द 10th ऑफ जनवरी, यानी जो 10 तारीख को हमारे स्कूल के अंदर वाद विवाद का जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। 21 स्कूल्स ऑफ द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट इन, यानी यहाँ पर बोला है कि 21, यानी टोटल कितनी स्कूल ने भाग लिया था, यहाँ पर 21 स्कूलों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था। The topic of the debate was in the opinion of the house girls and boys should have equal rights, यानी जो गर्ल्स और बॉयज है दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। I spoke in favor of the motion, यानी मेरा जो पक्ष का टॉपिक था वो क्या था, मोशन था। I got a bicycle as the first prize with kind regards, यानी मुझे क्या मिली थी, एक फर्स्ट प्राइज के रूप में साइकिल प्राप्त हुई थी। चलो जो इसका अथवा का यानी और का प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला गया है यू आर भारती ऑफ द क्लास 10th, यानी आप कौन है, भारती हो, क्लास 10 की छात्रा हो। यू आर इल, यानी आप बीमार हो। यू कैन नॉट अटेंड स्कूल, आप स्कूल को उपस्थित नहीं हो सकती। राइट एन ईमेल टू योर क्लास टीचर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, द ईमेल एड्रेस इज दिस, यानी हमें एक क्या करना है, एक ईमेल लिखना है। आप बीमार हो तो आपको अपने जो भी क्लास टीचर है उसको एक ईमेल लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो जिसको लिखना है उसका ईमेल आ जाएगा, यानी आपका जो क्लास टीचर है उसका यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 के अंदर उनका ईमेल, यानी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी में और बीसीसी में किसी को ही नहीं रखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 2 days लीव ओइंग टू इलनेस, यानी आप बीमार इसलिए आपको कितनी दिन की छुट्टी चाहिए, यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी।
विथ ड्यू रेस्पेक्ट I state that I am down with fever and flu, because of which I will not be able to come to school for at least 2 days. I need leave from 10th of February to 11th of February. Kindly grant me the same and oblique thanking you, yours obediently. और आप क्या जाएगा भारती, यानी आप कौन हो, यानी आप भारतीय हो, आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की, क्योंकि आप क्या हो, बीमार हो और आपको फ्लू है, कम से कम आपको 2 दिन स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए आपको 10 और 11 फरवरी की आपको छुट्टी चाहिए। तो ये आपको क्या करना था, एक ईमेल लिखना था। चलो अगला है, यहाँ पर बोला है राइट ए स्टोरी, यानी यहाँ पर हमें 2 स्टोरी दी गई है, दोनों पे हमें क्या करना है, स्टोरी लिखनी है। तो देखो जो बच्चों पहली स्टोरी है 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, यानी जो पहली हमारी स्टोरी है, यानी एक तो हमारे पास यहाँ पर जो 2 दे रखी है, पहला तो हो गए 2 दोस्त और एक क्या हो जाएगा, बियर यानी भालू, यानी 2 दोस्त और एक भालू के ऊपर हमें क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है। चलो हम केवल इस पे रीडिंग मार लेते हैं। यहाँ पर लिखा वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, यानी एक समय की बात है जब 2 मित्र थे। वन डे दे वर ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट टू अर्न मनी, यानी वो क्या कर रहे थे, जो 2 दोस्त थे वे एक दिन पैसे कमाने के लिए जंगल से होकर जा रहे थे। देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स, यानी वहां पर बहुत क्या थे, बहुत सारे जंगली जानवर थे। दे हैड प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन ट्रबल, यानी दोनों ने क्या किया था, वहां पर एक दूसरे की मुसीबत में मदद करने का वादा किया था। आफ्टर सम टाइम दे सो ए बिग वाइल्ड बियर कमिंग टुवर्ड्स देम, दे वर अफ्रेड टू सी इट, यानी वहां पर कुछ देर बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा जंगली भालू देखा, जिसको देखकर वो डर गए। वन ऑफ द फ्रेंड केन रेन एंड क्लाइम्ड ए ट्री, यानी उनमें से जो एक दोस्त था वो भागकर किस पे चढ़ गया, पेड़ पे। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, जो दूसरा दोस्त था उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, यानी उसकी जो जिंदगी थी यानी लाइफ थी वो खतरे में आ गई। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एज ए डेड मैन, यानी वो ग्राउंड पे एक मरे हुए की तरह, आदमी की तरह लेट गया। ही हैड हिज ब्रीथ, यानी उसने अपनी जो सांसें थी उनको बंद कर लिया। द बियर स्मेल्ड हिम, यानी बियर ने उसको सूंघा। इट थ्रॉट हिम टू बी डेड एंड वेंट अवे, यानी उसने समझा कि ये तो मर गया है, इसलिए वो वहां से चला गया। नाउ द अदर फ्रेंड केम डाउन, ये जो दूसरा मित्र था जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो नीचे आया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने दोस्त से पूछा, वॉट डिड द बियर से इन योर ईयर, यानी जो बियर था उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था। द फ्रेंड रिप्लाइड, नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, यानी जो आपके जो दोस्त है झूठे दोस्तों पे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास या भरोसा नहीं करना चाहिए। द अदर फ्रेंड वॉज असेम्ड, यानी जो दूसरा दोस्त था वो शर्मिंदा हुआ। नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड, यानी झूठे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो। इससे हमें ये मोरल यानी शिक्षा मिलती है। जो दूसरी हमारी यहाँ पर कविता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरी जो हमारी यहाँ पर स्टोरी दे रखी है वो हमें दे रखा है ए वेन स्टे, यानी एक जो व्यर्थ बारहसिंगा है उसके ऊपर हमें एक स्टोरी लिखनी है। वंस देयर वॉज ए स्ट्रेज, यानी एक बार एक हिरण था। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, यानी वो बहुत प्यासा था। ही केम टू ए पुल, यानी वो है एक तालाब के पास आया। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी वो पानी पी रहा था। ही सो हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी उसने अपनी परछाई कहाँ देखी, पानी के अंदर देखी। ही सो हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, यानी उसने क्या देखा था, उसने अपना प्रतिबिंब देखा था पानी में और उसने देखा कि उसके जो सींग है बहुत ही सुंदर। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड, यानी वो बहुत खुश हुआ और अपने आप को गर्व महसूस करने लगा। देन ही लुक्ड एट हिज लेग्स, यानी उसने उसके बाद अपने पैरों पे देखा। दे वर थिन एंड अगली, यानी वो बहुत ही क्या थे, पतले और बदसूरत थे। अगली यानी क्या हो जाएगा, बदसूरत। ही डिसलाइक्ड देम, यानी वो उसको क्या कर रहा था, नापसंद थे। He was sad to see them, यानी वह उनको देखकर क्या हुआ, दुखी हुआ। At this time some hunters arrived with their dogs, यानी इस समय कुछ शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचे। He ran very fast to save his life, यानी वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागा। The dogs were running after him, यानी उसके पीछे कौन भाग रहे थे, कुत्ते। They could not catch him, यानी वे उन्हें पकड़ नहीं सके। But his horns were caught in the bushes, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके जो सींग थे वो किस में फंस गए थे, झाड़ियों में। He tried to free them, यानी उसने उनको छुड़ाने की कोशिश की, बट ऑल इन वेन, यानी सब कुछ बेकार चला गया। द अगली लेग्स सेव्ड हिम, यानी जो उसके
पैर थे पतले, उन्होंने क्या किया था, जो ना पसंद थे यानी बदसूरत थे, उन्होंने उसकी जान बचाई। बट द ब्यूटीफुल हॉर्न्स पुट हिज लाइफ इन द डेंजर, लेकिन जो उसके सींग थे जो बहुत ही सुंदर थे, उन्होंने उसको मुसीबत में डाल दिया। द डॉग्स रीच्ड देयर दे किल्ड हिम, यानी जो कुत्ते थे वहां पहुंच गए और उनको मार डाला। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलो अगला जो फिफ्थ है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है बच्चों, एक पैराग्राफ लिखना है। चलो हम पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ के अंदर हमें एक इमेज दे रखी है, यानी ये कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, उनकी जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट और हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में लिखना है। दूसरा यहाँ पर बोला है, डिड यू विजिट एन एग्जीबिशन, राइट ए पैराग्राफ टू इन अबाउट 80 वर्ड्स describing a visit to a exhibition, giving its type, sections, you enjoyment etc. You may begin like this, yesterday I went to see exhibition। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, एक प्रदर्शन का दौरा है। सबसे पहले हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लेते हैं। The personality shows in the picture is Dr. APJ Abdul Kalam. He was born in 15 of October, यानी यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है ये किसके बारे में है, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को इन रामेश्वरम के अंदर हुआ था। He studied at ST Joseph College in तिरुचुपाली, यानी यहाँ पर उनका जो तिरुचुपल्ली है उनके अंदर क्या हुआ था, जो सेंट जोसेफ कॉलेज थी वहां से उन्होंने पढ़ाई की। ही वॉज ए प्रोफेसर, यानी वो क्या थे, एक प्रोफेसर थे। ऑथर यानी लेखक भी थे। एंड एन एरोस्पेस साइंटिस्ट, यानी वो एरोस्पेस के क्या थे, एक वैज्ञानिक भी थे। ही वर्कड एज ए साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एट DRDO एंड इसरो, यानी उन्होंने DRDO एंड इसरो में विज्ञान प्रशासक के रूप में कार्य किया। ही इज ऑल्सो नोन एज द मशीन मैन, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007, यानी वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब कब, 2002 से 2007 तक। ही वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन 1997, यानी इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 1997 में। ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015 इन शिलोंग मेघालय इंडिया, यानी इनका जो मृत्यु हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को कहाँ हुई थी, शिलांग मेघालय के अंदर, भारत में जो स्थान है वहां पर हुई थी। चलो दूसरा जो हमें दे रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। ए विजिट टू ए एग्जीबिशन, यानी यहाँ पर एक प्रदर्शनी का दौरा। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। येस्टरडे यानी कल। आई वेंट टू सी एन एग्जीबिशन एट रामलीला ग्राउंड, यानी मैं रामलीला मैदान में कल एक प्रदर्शनी देखने गया था। इट वॉज ए बुक एग्जीबिशन, यानी यह बुक प्रदर्शनी थी। आई बोट ए टिकट एंड मेड माई एंट्री, यानी मैंने एक टिकट खरीदा और मैंने प्रवेश लिया। द एग्जीबिशन वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस, जो एग्जीबिशन था यानी प्रदर्शनी कितने भाग में डिवाइड कर रखा था उसको, 6। द ईस्ट सेक्शन वॉज फॉर द बुक्स फॉर humanities, the west section of the books for commerce stream, the north section of the science stream, the fourth section for the agriculture stream, the mid section for the books for competitions, and the south west section for the entertainment and refreshment। यानी यहाँ पर बात हो रही कि टोटल कितने सेक्शन थे, यहाँ पर 6 सेक्शन थे। पहला है पूर्व जो सेक्शन था वो किसका था, यानी बुकों के बारे में था, मानविकी की बुकें थी। पश्चिम का जो सेक्शन था वो वाणिज्य स्ट्रीम का था। उत्तर का जो सेक्शन था वो विज्ञान का था, और उसके साथ ही दक्षिण का जो सेक्शन था वो कृषि से रिलेटेड था। जो बीच वाला था वो प्रतियोगिता की बुकें थी, यानी जो कंपटीशन होता उनके बारे में था। और जो दक्षिण पश्चिम का था वो मनोरंजन और जलपान की पुस्तकें थी। आई बोट सम बुक्स, यानी मैंने कुछ किताबें खरीदी। एंजॉयड सम रिफ्रेशमेंट एंड कम बैक, यानी मैंने कुछ जलपान का आनंद लिया और अपने घर लौट आया। चलो अब हम इसका जो ग्रामर का जो सेक्शन है एक एक करके इसके जितने भी ग्रामर के पोर्शंस है उनको कवर करने का प्रयास करता। बच्चों जो इसका पहला सवाल है ग्रामर का देख लेते हैं। यहाँ पर हमें करना फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वी
यहाँ पर हमें स्पेस दे रखा है, सी अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट, यानी यहाँ पर बात हो रही कि जब हम क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तब हमने एक बड़ा सांप देखा। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वाइल आ रहा है, यानी वाइल की आ रही है, साथ में यहाँ पर लिखा हुआ था वी वर क्लीनिंग इट, यानी जब हम इसको साफ कर रहे थे तब हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक बड़ा सांप देखा था। तो यहाँ पर अगर वाइल किसके लिए था, अगर इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, हमारी शो होगी, यानी सी सा सीन हो जाएगा, तो SAW हो जाएगा इसका आंसर। अगला है द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स फॉर इट दीज डेज, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एग्जाम की जो डेट थी वो डिक्लेयर हो चुकी है, सो द स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी किसकी बात हो रही है, शुरू करने की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, प्लूरल है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। प्रिपेयर के साथ हमें क्या लगाना है, ING, तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग। चलो सी वाला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड from the given alternative. I hope it raining by the time I live, यानी यहाँ पर बात हो रही कि यानी आई होप इट, यानी मुझे आशा थी कि रेनिंग बाई द टाइम आई लिव, यानी जब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, तब क्या हो जाएगी, बरसात क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी जब मैं यहाँ से जाऊंगा तभी क्या होगी, बरसात स्टॉप होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव स्टॉप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हैव स्टॉप्ड। लास्ट वीक राजू, यानी यहाँ पर कौन सा टेंस आ रहा है, लास्ट वीक आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा। साथ ही नोट आ गया, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, पास्ट सिंपल तो आएगा बच्चों, इसके साथ ही नोट आ गया, इसका मतलब हमें डिड लगाना है। क्या लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू माई हाउस। तो देखो सबसे पहले तो डिड आएगा और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, यानी यहाँ पर डिड आएगा और यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, कम का प्रयोग होगा। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो उसको देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ द टीचर सेड, यानी टीचर ने क्या कहा, मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ। तो देखो यहाँ पर एक ट्रूथ की बात हो रही है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल ट्रू यानी सत्य वचन है, इसका मतलब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल हम क्या करेंगे, कनेक्टर लगा देंगे। तो द टीचर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हम विश्ड भी लगा सकते हैं, विश्ड। उसके बाद आ जाएगा देट, मैं। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा गॉड आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गॉड। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, गॉड माइट, God might help him in his life। देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, सबसे पहले टीचर ने विश किया देट, यहाँ पर डबल कोड, और हम क्या करेंगे, इस कोमा को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, देट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखो गॉड है तो गॉड आ जाएगा। उसके बाद मे का पास्ट क्या होगा, यहाँ पर सेड किस में है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में है, तो हमें इधर भी क्या करना है, पास्ट टेंस ही लिखना है। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। उसके बाद हेल्प, यू किसके लिए आया, यहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए आया, तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो टीचर ने किसे विश किया, यानी यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हिम लगा देंगे। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर भी हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। साथ ही देखो यहाँ पर इन योर लाइफ, योर भी क्या है, सेकंड पर्सन है, मतलब किसके लिए आया, वो सेकंड पर्सन के लिए आया, यानी ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो उसका भी क्या लगा देंगे, योर लाइफ की जगह क्या आ जाएगा, हिज लाइफ आ जाएगा। अगला है मैडम सेड गर्ल्स हैव यू टेकन डाउन इन नोट्स, यानी मैडम ने कहा, यानी मैडम आस्क्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, आस्क द गर्ल्स, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, जब भी देखो हमें किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर वर्ड, यानी यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इफ का प्रयोग किया जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की, क्योंकि यू किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए आया, तो एक से ज्यादा तो क्या लगा देंगे हम, दे लगा देंगे। दे के बाद देखो हमारा टेंस क्या है, यहाँ पर हैज है, तो पास्ट क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा। टेकन थर्ड फॉर्म है, तो टेकन वैसा का वैसा ही आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, टेकन डाउन आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे टेकन डाउन। और देखो यहाँ पर माई है, फर्स्ट पर्सन के लिए मैडम के लिए है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हर नोट्स। बच्चों एक बार वापस समझ लो, मैडम सेड यानी मैडम ने पूछा, किससे, गर्ल्स से, द गर्ल्स। और यहाँ पर देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो
रिपोर्टेड पीज है वो किससे स्टार्ट हो रही है, हमारी वर्ब से स्टार्ट हो रही है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले हम इफ लगा देंगे कनेक्टर, उसके बाद यू किसके लिए आया, गर्ल्स के लिए, एक से ज्यादा तो क्या लगा देंगे, दे। और यहाँ पर पास्ट टेंस है तो देखो हेव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। टेकन थर्ड फॉर्म है वैसे ही आएगी, डाउन भी आएगा। अब माई किसके लिए आया, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी मैडम के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर नोट्स यानी माई का क्या हो जाएगा, हर नोट्स हो जाएगा। चलो अगला 8th क्वेश्चन है, फिल इन द, हमें क्या पढ़ना है, राइट जो फॉर्म है वो भरनी है, यानी आर और इज में से दाल एंड बाटी। तो यहाँ पर देखो दाल एंड बाटी द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर देखो दाल और बाटी ये एक साथ आने वाले क्या है, दो नाउन है, हम इनको अलग अलग नहीं कह सकते, हम एक साथ ही बोलते हैं दाल और बाटी। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इज का। 10,000 रुपीज अ गुड हेल्प फॉर ए पुअर मैन, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, ये एक ही चीज है, 10,000 रुपीज यानी एक ही नोट है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें किसका प्रयोग करना है, पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है। तो दे अपॉइंटेड हिम सर्वेंट। तो यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास क्या है, देखो ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम है, ही का क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा। अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा हमारा वाज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, अपॉइंटेड ही होती है, तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। और पीछे क्या जाएगा, सर्वेंट। ठीक है, अगर हम चाहें तो बाई देम और लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, देम आ जाएगा। द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो देखो यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है मेक है, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर एन नॉइज है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। एन नॉइज वोज वर है तो वोज वर का वोज वर ही आएगा। एन नॉइज क्या है, सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, वोज का प्रयोग करेंगे। वोज वर पहले सही है तो साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, हमारा बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, मेड हो जाएगी, क्योंकि पैसिव के अंदर हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाय द बॉयज इन द क्लास, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चन है, वोट सी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्ट डेज, यानी यहाँ पर बोला जाता है कि उसने मुझे क्या दिया, लव और अफेक्शन, यानी अपनी सहमति दी, किसके लिए दी, जब मेरे बुरे दिन थे। तो यहाँ पर जो हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर देखो वोट से स्टार्ट करना है। टेंस कौन सा, यहाँ पर पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, अगर जो पास्ट टेंस है इसमें क्या लगा देंगे, हम वॉज वर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोट, वोट के बाद क्या आ जाएगा हमारा डिड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सी, उसके बाद हमें लिखना है गिव यू इन डिफिकल्ट डे, गिव यू इन डिफिकल्ट डेज। चलो एक बार इसको वापस समझने का प्रयास करते हैं। तो वोट का मतलब है क्या दिया उसने मुझे, उसने मुझे अपना लव और क्या दिया था, अपना लव और साथ में क्या दिया था, अफेक्शन दिया था। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसका आंसर है, इसको छोड़ करके बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है उसको हम केवल जमा देंगे। देखो वोट का वोट हो गया, सेकंड फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, डिड, सी का सी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मी का क्या हो जाता है, जो भी फर्स्ट पर्सन होता है वो किस में बदल जाता है, सेकंड में, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और बाकी जो पार्ट बचा हुआ इन डिफिकल्ट डेज। अगला है ए 8 क्वेश्चंस टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ बोला है विक्रमादित्य वॉज ए ग्रेट जज, तो यहाँ पर वोज वर है तो ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना, तो क्या हो जाएगा, वोज का वोजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर विक्रमादित्य क्या है, एक लड़के का नेम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, उसका प्रोनाउन लिख देंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चलो यहाँ पर इसके आंसर भी आप देख सकते हैं। जो अगला हमारा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी टेक्स्ट बुक्स, यानी ये हमारी बुक में से लिया गया है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी एक बढ़िया बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था, यह एक आसान उड़ान थी। अगला जो हमें बोला है इसके अंदर अगली लाइन में हमें बताया गया है पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी एंड व्हेन आई सो द क्लाउड्स, यानी जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे करीब 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी यहाँ पर तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, यानी वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे।
I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north and south। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि मुझे पता था कि उनके ऊपर और ऊपर नहीं उड़ सकता, मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं उसके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की ओर उड़ सकूं। अगला जो बोला है इसके अंदर, आई ought to go back to Paris, I thought but I wanted to get home, I wanted that ब्रेकफास्ट। यानी मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा लेकिन मैं घर जाना चाहता था, मुझे नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट आई फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। यानी जो मुझे जोखिम लगा, जो मैं जोखिम लूंगा, मैंने सोचा और उस पुराने डकोटे को किसी तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। यानी बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी द एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। यानी हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन द एयर। यानी पुराना हवाई जहाज हवा में उछलता और घूमता रहा। आई लुक्ड एट द कंपास, I couldn't believe my eyes. The compass was turning around and around and around. मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कंपास गोल गोल घूम रहा था। चलो अब हम इसके जितने भी आंसर है, क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। पहला हमें बोला है व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द एक्सपेक्टिंग रिगार्डिंग हिज ब्रेकफास्ट। वह अपने नाश्ते के संबंध में क्या उम्मीद कर रहा था, तो यहाँ पर कर रहा था दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि वह नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाएगा और एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता करेगा। वाई डिड ही नॉट डिसाइड टू गो बैक टू पेरिस, यानी उसने वापस पेरिस जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया, तो इसका आंसर होगा ही वॉन्टेड टू गेट होम एंड एंजॉय हिज फेवरेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। यानी वह वापस घर जाना चाहता था और अपने फेवरेट इंग्लिश नाश्ते का क्या करना चाहता था, आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो वापस उधर नहीं गया। अगला है वोट वॉज रनिंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, यानी क्या गोल गोल घूम रहा था, तो वो था उसका कंपास। यानी जो दिशा सूचक यंत्र था वो क्या रहा था, गोल गोल घूम रहा था। वोट वॉज स्पेशल अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड, यानी तूफानी बादलों के बीच खास क्या था। दे वर ह्यूज एंड लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, यानी यहाँ पर बात हो रही कि वे विशाल थे और काले पहाड़ों की तरह दिखते थे। अगला है वाई कुड ही नॉट बाईपास द स्टॉर्म क्लाउड, यानी यहाँ पर बात करी कि वह तूफान बादलों को क्यों नहीं पार कर सका। ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, ऑल्सो ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, सो ही कुड नॉट बाईपास देम। यानी यहाँ पर बात हो रही वह उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, साथ ही उसके पास उसके चारों ओर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, इसलिए वह उन्हें बाईपास नहीं कर सकता था। राइट द सिमिलर वर्ड, यानी अब्रप्टली, इसका अर्थ क्या होता है, तो बच्चों इसका होता है अचानक, यानी सडनली हो जाएगा। अब्रप्टली का मतलब क्या होता है, अचानक, यानी यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा वो सडनली हो जाएगा। चलो जो इसका अथवा का प्रश्न है उसको भी एक बार हम और वाले क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ करके इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। लेट मी पुट इन मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मैं इसे और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, यानी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता और 16 साल की एक बहन है और ऐसे लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। अगला है आई हैव ए फैमिली, यानी मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, यानी मेरे पास प्यार करने वाली मौसियां हैं और एक अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन रूल फ्रेंड, यानी एक अच्छा घर है, नहीं सतह पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे एक अच्छे दोस्त के। अगला है ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन I am with friend is having a good time. I can not bring myself to talk about anything but ordinarily everything things.
we don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. Unfortunately they are not liable to change. This is why I have stayed in the diary. यानी यहाँ पर वो जो बोल रही थी उसने बोला है कि मैं दोस्त के साथ बस यही चाहती हूँ कि अच्छा समय कैसे बिताऊं। मैं खुद को सामान्य रोजमर्रा की चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करने के लिए नहीं ला पाती। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। किसी भी मामले में चीज़ें बस होती है और दुर्भाग्य से भी बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं होती। यह मेरी डायरी क्यों शुरू की है। चलो अब इसके जितने भी हम क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला है वॉज एन ए, पहला सवाल है वॉज एन ए कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, यानी जो एने है एनी दुनिया में पूरी तरह अकेले क्यों थी। तो यहां पर बोला है नो सी वॉज नॉट, यानी वह नहीं थी, अकेली नहीं थी। What is her problem, यानी उसकी क्या समस्या थी। She is unable to get any closer to a friend, यानी वह किसी दोस्त के करीब नहीं जा पा रही थी। This is why Annie has started writing, यानी एनी ने लिखना शुरू क्यों किया था ये हमें बताना है। तो वो था डायरी, यानी कहाँ पर लिखना शुरू किया था उसने, डायरी के अंदर लिखना शुरू किया था। अगला है सी हैज सो मेनी पीपल विद हर व्हाट डज सी नॉट हैव, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि उसके पास इतने सारे लोग हैं, उसके पास क्या नहीं है। तो देखो देयर आर अबाउट 30 पीपल बिसाइड हर पेरेंट्स एंड सिस्टर बट नॉट ट्रू फ्रेंड, यानी उसके जो आसपास है उसके माता पिता भी है और उसके 30 लोग हैं लेकिन उसके पास सच्चा मित्र एक भी नहीं है, इसलिए वो ये कह रही है वॉट सी थिंग्स इट इज हर फॉल्ट, यानी उसने सोचा कि ये उसका क्या है, एक फॉल्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हर फॉल्ट इट सीम्स टू हर इट दैट शी कैन नॉट कम क्लोजर टू एनीवन इन हर टॉक्स, यानी वो किसी के साथ पास में नहीं जा सकती। शी कुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट इन अदर्स, यानी दूसरों को क्या नहीं कर सकती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पेजेस। अनलकीली, यानी हमें बताना है कि दुर्भाग्य। अनलकीली का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। हमें ऐसा ही एक सिमिलर वर्ड इसका ढूंढ के बताना है, तो क्या हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य। चलो अब हम इसके जो क्वेश्चन है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला है क्वेश्चन है आज का 12 नंबर का, उसको पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। पहला बोला है व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, यानी यहाँ पर बात हो रही कि जो मंडेला है, जो हमारा चैप्टर है मंडेला वाला, यानी मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं ये हमें बताना है। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू द पोजीशन विथ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन देयर विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमैनिटी, यानी यहाँ पर जो मंडेला थे यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को न्याय, शांति और मानव सम्मान की जीत में दक्षिणी अफ्रीका के लोगों के साथ शामिल होने के लिए क्या करते थे, धन्यवाद देते थे। व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्लेटिस अबाउट, यानी गोवा के बुजुर्ग लोग किस बात को लेकर उदासीन थे। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टाल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days. They miss the Portuguese and their famous loaves of the bread, यानी गोवा के बुजुर्गों को पुर्तगाली लोगों की याद आती है, उन्हें पुर्तगाली और उनकी मशहूर रोटियां याद आती है। अगला है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, यानी यहाँ पर बात की जाए कि कुर्ग किस के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स evergreen rainforest, spices and coffee plantation. It is called a coffee country by the people, यानी कुर्ग अपने सदाबहार वर्षा वनों, मसाले और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। लोग इसे कॉफी का देश भी कहते हैं। व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी, यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चाय के बारे में भारतीय किंवदंती क्या है, यानी हमें भारतीय चाय के बारे में बताना है। तो बुद्धि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एंशियंटिक कट ऑफ हिज eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grow out of the eyelids when their leaves were put into hot water and drunk they vanished sip, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राचीन बौद्ध तपस्वी बोधि धर्म में अपने पलकें काट ली क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आती थी। पलकों से 10 चाय के पौधे उगाए, जब उनकी पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया तो वो सूख गए।
चलो अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं और इसके जितने भी आंसर है उनको हम देने का प्रयास करते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दे रखा है 13 के अंदर, यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके अंदर बोला है व्हाई डज द राइटर गो टू द बसरा, हाउ लॉन्ग डज द ही वेट देयर एंड वाई। यानी यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर बसरा है, राइटर गो टू तो बसरा क्यों गया था, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि लेखक बसरा क्यों जाता है, वह वहाँ कितनी देर तक प्रतीक्षा करता है और क्यों करता है। तो राइटर गोज टू द बरसा टू द consulate general to collect and answer the mail from Europe, but there they find that his mail is not arrived. Then they capable of England, but nothing happens for their 3 days. Then he tries to telephone, but due to some or the other reason he cannot make call for 3 days. After 5 days his mail arrives, thus he waits देयर फॉर 5 डेज। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है कि इंग्लैंड के लेखक यूरोप से आए मेल को लेने और उसे जवाब देने के लिए बसरा के महावाणिज्यिक दूतावास जाता था, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसका मेल यूरोप नहीं पहुँचा, इसलिए वह केवल से यूरोप को भेजता है। इंग्लैंड में 3 दिन तक कुछ नहीं होता, फिर वह फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वह 3 दिन तक फ़ोन नहीं कर पाता है। 5 दिन बाद उसे मेल आता है। इस तरह वह 5 दिन तक उसको वहाँ इंतजार करना पड़ता है। हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्था ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्ध। यानी यहाँ पर बोला जाता है कि राजकुमार जो सिद्धार्थ था वो गौतम बुद्ध में कैसे परिवर्तित हुआ। चलो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड है, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वेरी मच मूव्ड टू सी द सोरोव्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो दुनिया के दुखों को देखकर खुद दुखी बहुत हुए। वेन ही वॉज 25 years old, यानी जब वो 25 साल के हुए, ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. After the 7 days of the enlightenment, he renamed the tree the Bodhi tree. प्रिंस सिद्धार्थ वॉज दे नेम्ड एज द बुद्धा। यानी यहाँ पर बात हो रही कि जब वो 25 साल के हो गए तो उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और दुनिया को अपने द्वारा देखे गए दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। वे 7 साल तक भटकते रहे और आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ज्ञान प्राप्ति के 7 दिनों के बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम बदलकर बोधि वृक्ष रख दिया। राजकुमार सिद्धार्थ को तब से किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बुद्धि नाम से जाना जाता है, यानी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। चलो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। यानी व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्वीजर। यानी हमें बताना है कि जो स्क्वीजर है उसका अर्थ क्या होता है, यानी स्क्वीजर के बारे में आप क्या जानते हैं। स्क्वीजर इज ए डॉग ऑफ द चुकुबो। ठीक है, क्या हो जाएगा, चुबुको। इट इज थ्रॉट ब्रेड एनिमल। इट इज ए यंग डॉग ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री। इट इज better than anything. It is the son of harness and chisels. It was bought for 85 rubles. यानी यहाँ पर बात की जा रही कि जो स्क्वीजर चुबुको का कुत्ता है ये एक अच्छी नस्ल का जानवर है, ये एक युवा कुत्ता है। अंक और वंशावली के मामले में ये किसी भी चीज़ से बेहतर है। ये हार्मोन्स और चिचेल्स का बड़ा है और इसे 85 रूबल के रूप में खरीदा गया था। हाउ डू चुकुबो एंड लोमाओ ब्लेम ईच अदर इन कंक्लूडिंग स्कैन्स। यानी यहाँ पर बहुत है अंतिम दृश्य में चुबुको और लोमो एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है इसमें बोला है लोमो ब्लेम्स दैट चुकुबो इज ए इंटीग्यूअर। एवरीबडी नोज दैट हिज लेट वाइफ यूज्ड टू बीट हिम, ही इज नॉट ए गुड हंटर। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि लोमो ने चुकुबो पर आरोप लगाया कि वह एक षड्यंत्रकारी है। हर कोई जानता है कि उसकी दिवंगत पत्नी उसे पीटती है, वह एक अच्छा शिकारी नहीं है। Chocobo blames that Lomo is under the sleeper of his housekeeper. He calls Lomo to be a boy, a pup and a milk shop and full. He wants Lomo to be shut up for or will be shot died. यानी चुकुबो ने आरोप लगाया कि लोमो अपने घर के रखवाले चुगल में फंस गया। वह लोमो को एक लड़का, एक पिल्ला, एक दूध वाला और एक मूर्ख कहता है। वह लोमो को चेतावनी देता है कि वह चुप रहे वरना वह उसे क्या कर देगा, गोली मार देगा, यानी शटअप कर देगा। चलो अगला जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें जो नीचे आंसर दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है,
आंसर देने हैं। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, यानी सारी रात जड़ें बरामदे की। टू डिसेंजिज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द विरांडा फ्लोर, यानी सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने का प्रयास कर रही थी। द leaves streamed towards to the glass, small twigs stiff with extraction, long crammed board suffering under the roof, यानी पत्तियां शीशे की ओर खींचती है और छोटे छोटे टहनियां प्रिज्म से अकड़ जाती है। लंबे समय से सिकड़ी हुई शाखाएं छत के नीचे सरकती है, जैसे कि लाइकली न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी अस्पताल से छूटा हुआ नया मरीज आधे बेहोश क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। चलो इसका जो आंसर है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला आंसर है यहाँ पर बोला व्हाट एफर्ट्स आर द ट्री मेकिंग टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द हाउस, यानी पेड़ खुद को घर से आजाद करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। ट्रीज आर स्ट्रेनिंग टुवर्ड्स द ग्लास, बॉस आर सफरिंग अंडर द रूफ एज दे सफर ए लॉट विद लॉन्ग एक्सटेंशन, यानी जो पेड़ शीशे की ओर खींच रहा है, शाखाएं छत के नीचे हिल रही है, लंबे समय तक परिश्रम करने से उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। राइट एंड योर ऑन वर्ड्स अबाउट द पोइट कंपेरिजन ऑफ ए पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम क्लिनिक एंड लाइब्रेरी ट्री। द पोइट कंपेयर्स ए डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम द क्लिनिक स्टपलिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ द in the same manner as both twins are suffering under the roof due to long extension, यानी यहाँ पर कवि ने क्लिनिक से छुट्टी पा सके मरीज और वृक्ष या मुक्त वृक्ष की जो तुलना की है अपने शब्दों में लिखनी है। यानी कवि ने क्लिनिक से छुट्टी पाए एक मरीज की तुलना कमजोरी के कारण लड़खड़ाते हुए की है। ठीक उसी तरह जैसे लंबे परिश्रम के कारण छत के नीचे टहनियां हिल जाती है या टूट जाती है। अगला है जिसको इसका और का प्रश्न है, चलो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें आंसर करने में थोड़ी आसानी रहे। तो देखो यहाँ पर बोला है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी अब वह लड़का क्या है जिसने अपना गुब्बारा खो दिया है। What is to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water, यानी अब वह लड़का क्या है जिसने अपना गुब्बारा खो दिया है, तुम बाहर ने पसीना क्या, उसे क्या करना है। मुझे उसे सड़क पर उछालते हुए और फिर उसे यौन व पानी में उछलते हुए देखा। What information does the poet give about the boy? कवि लड़के के बारे में क्या जानकारी देता है। The poet tells us that a boy was playing with his ball near the harbor and he lost the ball, यानी कवि कहता है कि लड़का बंदरगाह के पास गेंद से खेल रहा था और अपनी गेंद खो देता है। What does the boy say about his ball, यानी लड़के ने अपनी गेंद के बारे में क्या कहता है। The child says that his ball was bouncing down the street, the ball went down the street and fell into the water, बच्चा कहता है कि उसकी गेंद सड़क पर उछल रही थी, गेंद सड़क से नीचे पानी में जा गिरी थी। चलो अब हम इसके जितने भी 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं उनके आंसर देख लेते हैं एक एक करके। 16 वाला क्वेश्चन हमें बोला है What do fire and ice indicate in the poem, यानी कविता में आग और बर्फ का क्या संकेत है। The fire indicate the unending desires of man, the ice indicates hatred which spreads rapidly in mankind, these indicate the evil of the society, यानी आग मनुष्य की अनंत इच्छाओं को दर्शाता है, बर्फ नफरत को दर्शाता है जो मानव जाति में तेजी से फैलती है, ये समाज की बुराइयों को दर्शाता है। What happens to the house when the trees move out of it, यानी जब पेड़ घर से बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है। Silence spreads in the house when the trees move out of it. There are no whispers of lichens or rustling of the leaves. It becomes free from the smell of vegetation, यानी जब पेड़ घर से बाहर चले जाते हैं तो घर में शांति फैल जाती है। लाइकेन की फुसफुसाहट या पत्ती की सरसराहट नहीं होती है, ये वनस्पतियों की गंध से मुक्त हो जाता है। What is the theme of the poem अमांडा, यानी हमें बताना है कि अमांडा कविता का विषय क्या है। The theme of the poem is that the parents should not constantly nag their children, they should be sensitive towards their wishes, यानी कविता का यह विषय कि माता पिता को अपने बच्चों पर लगातार दबाव नहीं डालना चाहिए ताकि उनकी इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता हमें रखनी चाहिए या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट
करना है। पहला है अकॉर्डिंग टू द हरि सिंह हाउ टू डू डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर व्हेन दे लॉस देयर मनी, यानी यहाँ पर बात हो रही कि हरि सिंह के अनुसार जब अलग अलग लोग अपने पैसे खो देते हैं तो वे अलग अलग तरीके से किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। तो हरि सिंह हैज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द पीपल हु लॉस देयर मनी एंड देयर रिएक्शंस टू द लॉस। He say that a greedy man shows fear, a rich man shows anger, a poor man shows assentance on losing his money. Anil was a careless man. He did not know that he had been robbed. Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of the sadness, not for the loss of the money but for the loss of trust. यानी हरि सिंह के पास उन लोगों के बारे में बहुत कुछ का अनुभव है जिन्होंने अपने पैसे खो दिए हैं, यानी ये सबके बारे में बताता है कि गरीब आदमी है तो वो क्या रिएक्ट करता है जब उसके पैसे गुम जाते हैं, अमीर आदमी है तो वो क्या रिएक्ट करता है। अगला है हाउ कैन यू से द ओसेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी आप कैसे कह सकते हैं ओसेबल के पास बहुत अच्छी सूझबूझ है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन मैक्स द राइवल agent secretly entered Ozebel's room to obtain the secret report by the force. Ozebel concocted story of the existence of a balcony under the window of his room. Suddenly there were a knock at the door. In fact, it was Henry, a vaulter with the tray, the bottle and 2 glasses. But Ozebel told Max that it was police. He asked him to hide in the balcony. Max jumped out of the window and fell down. दिस वॉज हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी जब मैक्स प्रतिद्वंदी एजेंट गुप्त रूप से ओसेबल के कमरे में बलपूर्वक गुप्त रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए घुसा, ओसेबल ने अपने कमरे की खिड़की के नीचे एक बालकोनी के अस्तित्व की कहानी गढ़ी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वास्तव में यह हेनरी था, 1 टके 1 बोतल और 2 गिलास के साथ एक वेटर। लेकिन ओसेबल ने मैक्स को बताया कि यह पुलिस है। उसने उसे बालकोनी के छिपने के लिए कहा। मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया और नीचे गिर गया। यह उसकी महान सूझबूझ थी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें क्या करना है, तीनों में से किसी 2 का आंसर देना है, यानी 3 क्वेश्चंस में से हमें केवल 2 का ही आंसर देना है। व्हाई डज थिंक टैंक से सेंड प्रोब ऑन अर्थ, यानी थिंक टैंक पर आक्रमण करना चाहता है या पृथ्वीवासियों के बारे में जानकारी करने के लिए प्रोब का भेजना। यहाँ पर बोला है कि थिंक टैंक पृथ्वी पर जांच क्यों भेजता है, तो थिंक टैंक वांट्स टू इन्वेड द अर्थ, ही सेंड्स प्रोब टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थिंग्स, यानी थिंक टैंक पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता है, वह पृथ्वीवासियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रोब को भेजता है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिक्स सफरिंग अकॉर्डिंग टू द मिस्टर हैरिट, यानी श्री हेरियट के अनुसार ट्रिकी की पीड़ा का क्या कारण था। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर हैरियट, ट्रिकीज ग्रिड फॉर फूड वॉज द कॉज ऑफ हिज सफरिंग, ही वॉज ऑल्सो ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, यानी श्री हेरियट के अनुसार ट्रिकी के भोजन के प्रति लालच ही उसके दुख का कारण था। वह क्रीम केक और चॉकलेट भी खाता था। What reason did Griffin gave to Mrs. Holt for coming to Epping? He said that wanted to live in solitude. He did not want to be disturbed in his work. यानी ग्रिफिन ने श्रीमती हॉल में क्या कारण बताया, तो उसने कहा कि वह एकांत में रहना चाहता है, वह अपने काम में बांधा नहीं चाहता है। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी हमें इनके आंसर देने हैं। हु सर्व्ड फूड टू द डॉग्स, यानी कुत्ते को खाना किसने परोसा था। तो यहाँ पर जो इसका बच्चों आंसर है वो भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर बोला है कि हु सर्व्ड फूड टू द डॉग्स, यानी कुत्ते को भोजन किसने परोसा था। तो किसने परोसा था बच्चों, उसने ट्रिस्टन ने पूछा था। किसने, ट्रिस्टन ने परोसा था। वॉट स्टोरी डिड ओसेबल कॉनकीड, यानी यहाँ पर कॉनकॉक्ट, यानी ओसेबल ने कौन सी कहानी घड़ी थी। तो यहाँ पर जो उसने कहानी घड़ी थी वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देयर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ बालकोनी अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम, यानी उसके कमरे की खिड़की के नीचे बालकोनी थी। वॉट वर्क ऑफ द स्काउट एग्जिस्टिंग टू द साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी स्काउट के किस कार्य ने वैज्ञानिक जगत को उत्साहित किया था। तो वो था कि
हाउ सेल्स वर्क, यानी कोशिकाएं कैसे काम करती है। वॉट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लोसेल्स प्लेजर्स, यानी हमें बताना है कि श्रीमान और श्रीमती लोइसेल का आनंद किस प्रकार बिगड़ गया था। तो यह हो जाएगा द लॉस ऑफ नेकलेस, यानी हार का नुकसान हुआ उनको। तो बच्चों ये हमारा आज कक्षा 10 का जो इंग्लिश का हमारा मॉडल पेपर 4 था उसको हमने आज बिल्कुल एक एक सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।